साथियों नमस्कार। साथियों अपने जो भारतीय भूगोल के बाद राजस्थान भूगोल की क्लासें चल रही थी, उस राजस्थान की भूगोल के अंदर हमने चर्चा की थी और राजस्थान के सामान्य परिचय की, राजस्थान की स्थितियां विस्तार की, और उसके बाद में जो अपने टॉपिक स्टार्ट किया था वो क्या था, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अंदर हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के सामान्य की चर्चा कर ली। उसके बाद में हमने जो पहला भौतिक प्रदेश था जिसका नाम है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसकी हमने चर्चा कल वाली क्लास के अंदर कर ली है। आज जो हम नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे वही राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंदर, और राजस्थान के भौतिक प्रदेश में आज जो नेक्स्ट भौतिक प्रदेश लेके आए हैं वो कौन सा अपना, वो रहता है मध्य पर्वतीय प्रदेश, या फिर इसे आप ये भी कह सकते हो क्या गुरुजी, मध्य पर्वतीय प्रदेश, या फिर इसे क्या कह सकते हो, मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश। क्योंकि जो बीच के राजस्थान के ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है, ये आपकी उत्तर दिशा जिसे आप नॉर्थ दिशा कहते हो, ये दक्षिण दिशा जिसे आप साउथ कहते हो, ये पश्चिम जिसे आप वेस्ट कहते हो, और ये पूर्व जिसे आप क्या कहते हो, ईस्ट। आपको दिखाई दे रहा है दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर जो भारतीय मैप राजस्थान के मैप के अंदर मैंने जो एक छोटा सा रेखा चित्र बना रखा है, इस रेखा चित्र के अंदर आपको दर्शाई गई है, ये क्या है, ये आपके मध्य पर्वतीय प्रदेश, या फिर इसे आप क्या कह सकते हो, मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश भी कह सकते हो। तो हम पढ़ रहे हैं भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेशों की हम चर्चा किसके अकॉर्डिंग करते हैं, किस सिद्धांतों के, और या फिर उसकी सबसे पहले चर्चा करते हैं क्रम वाइज देखें तो बात करते हैं इनकी उत्पत्ति से लेकर बात करते हैं। आज इस अरावली से संदर्भ में हमारे जो राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम है उनके अंदर अरावली के संदर्भ में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी चर्चा हम आज इस टॉपिक्स के अंदर करेंगे। देखो सबसे पहले बात यह रहती है कि अरावली है, ये अरावली पर्वतीय प्रदेश है, इस अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति कब हुई और कैसे हुई। तो सबसे पहले इसकी बात क्या करते हैं, इसकी उत्पत्ति से लेकर, जैसे हमने क्या गुरुजी, हमने बातें की थी पश्चिमी थार के मरुस्थल की उत्पत्ति की बातें की थी, वो किसके संदर्भ में की थी, हमने 33 सागर के संदर्भ में की थी। इसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कहा जाता है कि जो अपने अरावली पर्वतीय प्रदेश है ये है किसका भाग। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो मैंने क्या, जब भारत के भौतिक प्रदेश करवाए थे उनके अंदर मैंने बताया था आपको क्या है कि जो दक्षिण प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है उसके अंदर मैंने इसका संदर्भ बताया था। तो कहने का यह है किसका भाग, तो भाग रहता है ये, भाग है ये गोंडवाना लैंड का। या आप इसे ये भी कह सकते हो कि इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, गोंडवाना लैंड से इसकी उत्पत्ति हुई है, क्योंकि एक ऊपर वाला भाग गंगारा लैंड होता है, दूसरा वाला भाग कौन सा है, गोंडवाना लैंड। तो कहने का इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, गोंडवाना लैंड से हुई है। कौन से कालखंड के अंदर हुई है, कालखंड, क्योंकि मैंने जब हिमालय की उत्पत्ति बताई थी उसमें मैंने बताया था कि पर्वतों की उत्पत्ति ओनली फॉर 3 कालखंडों के अंदर हुई है। उसके अंदर पहला कालखंड आया था, उसका नाम था प्री कैम्ब्रियन कालखंड। दूसरा कालखंड बताया था मैंने कौन सा, डेविलियन कालखंड, और तीसरा कालखंड बताया था टर्सरी कालखंड। तो जो पहला कालखंड आया था, कालखंड का नाम क्या था, प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन कालखंड। प्री कैम्ब्रियन कालखंड के अंदर किसकी उत्पत्ति हुई है, वो हुई है अपने अरावली पर्वतीय प्रदेश की। इसका अर्थ यह निकलता है कि सबसे पहले जो कालखंड था वो प्री कैम्ब्रियन कालखंड था, जिस कालखंड के अंदर जितने भी पर्वतों की उत्पत्ति हुई वो सारे के सारे कौन से पर्वत कहलाएंगे, प्राचीन या फिर बूढ़े पर्वत कहलाएंगे। इसका अर्थ यह है कि भारत की, या फिर कह सकते हो अपने राजस्थान की जो अरावली पर्वतमाला है, ये विश्व की सबसे प्राचीनतम या फिर विश्व की सबसे बूढ़ी पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है। क्या, विश्व की सबसे प्राचीन या फिर विश्व की सबसे बूढ़ी पर्वतमाला के नाम से भी इसे ही जाना जाता है। बात करते हैं इसके बाद की, तो इसके बाद में बात रहती है इसके उत्पत्ति के बाद में रहता है इसके विस्तार की। किसकी, इसके विस्तार की चर्चा करते हैं। तो ये कोई विश्व के स्तर पर इसकी चर्चा तो कर नहीं सकते, क्योंकि विश्व के अंदर तो इसका विस्तार है नहीं। विस्तार है वो केवल और केवल क्या, आप भारत के स्तर पर कर सकते हो या फिर राजस्थान के स्तर पर कर सकते हो। तो अगर इसके विस्तार की चर्चा किसके संदर्भ में देखी जाए, भारत के संदर्भ में देखी जाए तो इसका विस्तार है वो किन किन राज्यों के अंदर रहता है। तो हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में, सबसे पहले देखते हैं दक्षिण में। कहां देखते हैं, दक्षिण के अंदर, राजस्थान के दक्षिण के अंदर, मैं थोड़ा सा मैप के अंदर दोबारा बताता हूं आपको कि भारतीय मैप के राजस्थान के दक्षिण में देखा जाए तो राज्य है, राज्य का नाम क्या है बेटा, राज्य का नाम है गुजरात। गुजरात में यहां से लेकर उत्तर के अंदर यहां पर जो राज्य रहता है आपका, वो राज्य कौन सा है, इसके आगे की ओर बात करता हूं। ये भारत के संदर्भ में बता रहा हूं। भारत के संदर्भ में देखें तो दक्षिण के अंदर राज्य है, राज्य का नाम है गुजरात।
कौन सा राज्य? गुजरात। और उत्तर में एक राज्य की बात करूं, राज्य का नाम है हरियाणा। कौन सा राज्य रहता है? ये हरियाणा राज्य। ये कौन सा है? गुजरात। तीसरा कौन सा हो गया? भारत। तो कहने का विश्व के स्तर पर देखा जाए, सॉरी भारत के स्तर पर देखा जाए तो दक्षिण में कौन से राज्य से? गुजरात। कौन से राज्य से? गुजरात। गुजरात राज्य का जो स्थान है उस स्थान का नाम है पालनपुर। स्थान का नाम क्या है? पालनपुर। या फिर कुछ जगह यह भी लिखा आता है खेड़ बर्मा। क्या लिखा आता है? खेड़ बर्मा। तो पालनपुर के पास ही छोटा सा स्थान है खेड़ बर्मा। पालनपुर तो एक बड़ा तो शहर है, तो इसके अंदर संदर्भ में देखें पालनपुर भी सही है और खेड़ बर्मा भी सही है। यहां से लेकर उत्तर में, कहां तक? उत्तर में। अगर उत्तर में देखा जाए तो गुरुजी कहां तक? उत्तर में है ये हरियाणा। हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य के सीमावर्ती भारत की राजधानी है। राजधानी कौन सी है? दिल्ली। तो आप हरियाणा लिखकर आप दिल्ली भी लिखना कि दिल्ली तक एक पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम क्या है? रायसीना। रायसीना पहाड़ी तक, यहां तक इस अरावली पर्वतमाला का क्या रहता है? विस्तार। कहा मैंने क्या कहा? दक्षिण में गुजरात पालनपुर से लेकर उत्तर में बात करें हरियाणा दिल्ली की रायसीना पहाड़ी, या फिर रायसीना पहाड़ी न कहकर आप इसे यह भी कह सकते हो राष्ट्रपति भवन तक। राष्ट्रपति भवन तक। जो राष्ट्रपति का भवन बना हुआ है वो अरावली के उत्तर लास्ट कोने में बना हुआ है। इसका अर्थ यह निकलता है कि गुरुजी इसका विस्तार कितने किलोमीटर के अंदर रहता है? तो किलोमीटर की अगर बात की जाए तो 600 कितने गुरुजी? 92 किलोमीटर के अंदर इसका क्या रहता है? विस्तार रहता है। कितना? 692 किलोमीटर इसका क्या रहता है? विस्तार रहता है। वो भारत के संदर्भ में रहता है। कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो राज्य अपने सामने कितने हैं? राज्यों के संदर्भ देखा जाए तो पहला आपका कौन सा आ गया? गुजरात। दूसरा कौन सा आ गया? दूसरा आपके पता ही है जिसका आप चर्चा कर रहे हो, राजस्थान। तीसरे एक राज्य की बात की जाए तो कौन सा आ रहा है? हरियाणा। इन तीनों राज्यों के अंदर इसका क्या रहता है? विस्तार रहता है। पहला गुजरात, राजस्थान और हरियाणा। इन तीन राज्यों के अंदर भारत के संदर्भ में इस अरावली का क्या है? विस्तार है। अगर और इसकी चर्चा की जाए तो दूसरी इसकी क्या चर्चा रहती है कि सर इन राज्यों के अंदर सर्वाधिक विस्तार किस राज्य के अंदर है? तो सर्वाधिक के अगर विस्तार की बात की जाए तो सर्वाधिक है किसके अंदर विस्तार? सर्वाधिक विस्तार है राजस्थान के अंदर। किसके अंदर है? राजस्थान के अंदर। और न्यूनतम अगर विस्तार की बात की जाए तो न्यूनतम किसके अंदर है? अरावली का न्यूनतम विस्तार किस राज्य के अंदर है? तो गुजरात के अंदर। और सर्वाधिक किसके अंदर रहता है? राजस्थान के अंदर। बात करें इसके बाद में क्या? इसके बाद में राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए, देखो एक थोड़ी सी बात याद आ गई क्या कि अरावली का विस्तार जो आपको मैंने बताया कि 692 किलोमीटर गुरुजी कहां से? दक्षिण में गुजरात से पालनपुर से लेकर हरियाणा के रायसीना पहाड़ी तक फैला हुआ है। लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछा गया था रीट के अंदर। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि अरावली का दक्षिण में अंतिम स्थान है। क्या पूछा गया? प्रश्न क्या था? मैं आपको यहां पर लिख के बताता हूं। अरावली का दक्षिण में अंतिम स्थान है या फिर अंतिम बिंदु है। प्रश्न क्या है? अरावली का दक्षिण में अंतिम बिंदु है। इसकी अगर चर्चा करें तो गुरुजी अरावली का दक्षिण में आपने बिंदु बताया, वो कौन सा बताया? पालनपुर या फिर खेड़ बर्मा? नहीं, अरावली ये तो आपको रियल में दिखाई दे रही है, वो कहने के पारदर्शी बिंदु है वो पालनपुर है। लेकिन इसके अवशेष है क्योंकि आगे क्या आ गया? अरब सागर आ गया। और अरब सागर आने की वजह जल के अंदर ये आपको दिखाई नहीं दे रही। कुछ छोटे छोटे इसके द्वीप जरूर दिखाई दे रहे हैं। जैसे कह सकते हैं आप बॉम्बे हाई के बाद में लक्ष्य द्वीप के जो छोटे छोटे द्वीप दिखाई दे रहे हैं वो सारे सारे किसके भाग है? अरावली के ही भाग है। तो ये बात भी आ सकती है कि अरावली का दक्षिण में जो अंतिम बिंदु है वो कहां तक है? लक्ष्य द्वीप तक। कहां तक है? लक्ष्य द्वीप तक। तो यहां से इसकी दूसरी बात करूं तो यह भी बन सकती है कि अरावली का क्या बनती है? अरावली का कुल विस्तार है, अरावली का कुल विस्तार है वो रहता है लक्ष्य द्वीप से। कहां से? लक्ष्य द्वीप।
लक्ष्य द्वीप से जब इसकी लंबाई मापते हैं तो इसकी लंबाई रहती है वो कितने किलोमीटर है, वो है 800 किलोमीटर। कितने किलोमीटर रहती है, 800 किलोमीटर तक इसका क्या रहता है, अरावली का कुल विस्तार रहता है। समझ गए मेरी बात। अगर इसकी पारदर्शी कणिकर जो आपको वास्तविक रूप में दिखाई दे रही है वो अरावली कितने किलोमीटर है, 692 किलोमीटर। कहां से कहां तक वो आपको मैंने बताई, लेकिन अरावली के लक्ष्य द्वीपों से अगर इसकी कुल लंबाई मापी जाए तो वो कितने किलोमीटर है, 800 किलोमीटर। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में इसका विस्तार कहां से कहां तक रहता है। देखो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे की ओर बढ़ता हूं, साथ साथ नोटबुक बनाते रहा करो, ठीक है। देखो थोड़ा हिसाब कर देता हूं, बाकी नीचे लिख देता हूं। भारत के बाद में बात आती है किसकी, राजस्थान की। राजस्थान की बात की जाए कि राजस्थान के संदर्भ में अरावली का विस्तार कहां से कहां है, तो दक्षिण के अंदर बात की जाए, कहां, यहां पर जो दक्षिण के अंदर जो जिला है आपका यहां से होता है, जिले का नाम है सिरोही। कौन सा, दक्षिण में सिरोही से लेकर, सिरोही जिले से लेकर उत्तर के अंदर बात की जाए तो उत्तर में जिला है जिसका नाम है झुंझुनू। कौन सा जिला है, झुंझुनू। उत्तर के अंदर कौन सा, तो उत्तर के अंदर जिला आता है जिस जिले का नाम क्या है, झुंझुनू। झुंझुनू, झुंझुनू की एक तहसील है, तहसील का नाम है खेतड़ी, जहां से राजस्थान में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन होता है। कहने का अर्थ क्या है कि राजस्थान में अरावली कहां से प्रारंभ होती है, तो अरावली प्रारंभ होती है वो कौन सा स्थान है, अरावली प्रारंभ होती है सिरोही जिले से। और अरावली राजस्थान से कहां से निकलती है, अरावली का राजस्थान में अंत कहां पर होता है, लास्ट बिंदु कौन सा है, तो झुंझुनू जिले का कौन सा, खेतड़ी। या फिर ये भी कह सकते हैं कि उत्तर में अरावली का अंतिम बिंदु राजस्थान का कौन सा है, तो उत्तर में अरावली का राजस्थान का अंतिम बिंदु है वो झुंझुनू खेतड़ी, और दक्षिण का अंतिम बिंदु है तो सिरोही जिला रहता है। समझ गए इसका। अब बात करते हैं इसके किलोमीटर के संदर्भ में अगर बात की जाए कि अरावली का राजस्थान में कितने किलोमीटर विस्तार रहता है, तो अरावली का राजस्थान में 692 से कितने 550 किलोमीटर किसके अंदर विस्तार है, राजस्थान में। जो टोटल अरावली की लंबाई बताई मैंने कितनी बताई थी, 692 किलोमीटर। 692 में से कितने 550 किलोमीटर है वो किसके अंदर विस्तार है, इसका राजस्थान के अंदर। इसका मतलब 692 का जब आप 100% करोगे तो 100 के अंदर से 80% किसके अंदर विस्तार रहता है, आपके राजस्थान के अंदर विस्तार रहता है। तो कहने कर अरावली का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में, राजस्थान के अंदर रहता है। इसके बाद में राजस्थान के संदर्भ में और बात की जाए तो अरावली के विस्तार की क्या बातें रहती है, तो बात आती है क्या कि राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार, क्या कहा मैंने, राजस्थान में अरावली का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है। जिले की बात की जाए सर्वाधिक विस्तार रहता है उदयपुर में। कौन से जिले में, उदयपुर जिले में अरावली का क्या रहता है, सर्वाधिक विस्तार रहता है। और अगर न्यूनतम की बात की जाए तो न्यूनतम किस जिले के अंदर है, अरावली का न्यूनतम विस्तार रहता है वो रहता है आपके अजमेर जिले में। कौन से जिले में, अजमेर जिले में अरावली का क्या रहता है, न्यूनतम विस्तार रहता है। इसके बाद में अगर आगे की ओर बात की जाए तो वो बात क्या रहती है, वो रहती है कि अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई, क्या कहा मैंने, अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में रहती है, तो सर्वाधिक ऊंचाई रहती है सिरोही जिले में। कहां, सिरोही जिले में। और अगर न्यूनतम ऊंचाई की बात की जाए, क्या बात की जाए, न्यूनतम ऊंचाई की बात की जाए तो न्यूनतम ऊंचाई किस जिले के अंदर है, वो है आपके अजमेर में। बात क्या आई, भारत के संदर्भ में सर्वाधिक अरावली का विस्तार किसके अंदर है, राजस्थान। राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार किस जिले के अंदर है, उदयपुर में। न्यूनतम विस्तार किस जिले के अंदर है, अजमेर में। राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई कहां पर पाई जाती है, सिरोही जिले में। सिरोही में भी क्या, माउंट आबू में। और न्यूनतम ऊंचाई कहां पर पाई जाती है, अजमेर। कहने का अरावली की सबसे कम ऊंचाई है वो अजमेर जिले के अंदर रहती है। ये थी आपके विस्तार के संदर्भ की बातें। इसके बाद में बात करते हैं अरावली की कुछ विशेषताओं की बातें करते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे की ओर बढ़ता हूं।
बात क्या रहती है, बात रहती है अरावली के विशेषताओं की बातों पर। देखो विशेषता कि अरावली के संदर्भ में क्या क्या विशेषता है जो विश्व के स्तर पर है, क्या क्या विशेषता है जो भारत के संदर्भ में, और क्या क्या विशेषताएं राजस्थान के संदर्भ में इस पे रहती है, और वो अपने विशेषता अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्व रखती है या फिर नहीं रखती। पहली चर्चा करें तो इसके अगर उत्पत्ति के अकॉर्डिंग देखी जाए तो विश्व की ये क्या है, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। क्या है, अगर इसके उत्पत्ति के संदर्भ में देखी जाए तो विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है, अरावली। इस कारण इसे क्या इस कारण इसे क्या कहा जाता है, बूढ़ी पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिए करो, कोरोना नहीं हो, मेरे कोरोना कौन है ऐसा लग रहा है आपको, ऐसे खांसी जुकाम होते रहते हैं साथ साथ में। क्या कहा कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है, वो है आपकी अरावली। इस कारण इसे क्या कहा जाता है, विश्व की सबसे बूढ़ी पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी अगर इसकी विशेषता की बात की जाए, ये तो थी विश्व के संदर्भ में, अगर भारत के संदर्भ में इसकी विशेषता की बात की जाए तो सर क्या रहती है। अब इस अरावली, ये अरावली क्या करती है, इसी अरावली की वजह से ही अपने थार के मरुस्थल का निर्माण होता है। क्यों, क्योंकि ये अरावली क्या करती है, बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून या फिर कह सकते हैं अरब सागर से आने वाले मानसून, जिसे आप क्या कह सकते हो, दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हो। ये जो अरब सागर का मानसून है, वो अरब सागर का मानसून क्या इस अरावली के समांतर निकलता है। क्या करता है, ये अरब सागर का मानसून है, इस अरब सागर के मानसून के क्या है, ये अरावली समांतर फैली हुई है, जिस वजह से इन पवनों के कोई अवरोध नहीं होता। अवरोध नहीं होने के कारण ये पवनें सीधी सीधी क्या है, उत्तर भारत के अंदर निकल जाती है। उत्तर भारत के अंदर निकलकर वो क्या करती है, अपने हिमाचल, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, इन राज्यों में वर्षा करती है। लेकिन आपका पश्चिमी थार मरुस्थल है, ये पूरा क्या आ जाता है, सूखा रह जाता है। और जो बंगाल की खाड़ी से पवने आते हैं, ये पवने भी क्या करती है, जब राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है तो राजस्थान के कौन से पूर्वी इलाके या फिर पूर्वी क्षेत्र के अंदर खूब वर्षा करती है। लेकिन इस अरावली से टकराकर ये पवने क्या करती है, जैसे ऊपर उठती है, ऊपर उठने के बाद में जो पश्चिम का राजस्थान का इलाका है, पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मानसून कहने का अर्थ क्या है, बादल तो छाए रहते हैं लेकिन वर्षा नहीं होती। इस वजह से ये अरावली का क्या कहलाता है, वर्ष की छाया प्रदेश कहलाता है। जिस कारण अब इस अरावली को पार करके आप किस दिशा में, पूर्व दिशा में जाओगे तो आपको क्या है, 50 सेंटीमीटर से वर्षा क्या मिलेगी, अधिक मिलेगी। और इस अरावली को पार करके आप पश्चिम के अंदर जाओगे तो आपको क्या है, 50 सेंटीमीटर से वर्षा की क्या मिलेगी, कमी मिलेगी। इस कारण यह भारत की सबसे बड़ी वर्षा जल विभाजक रेखा के नाम से भी जानी जाती है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि भारत की सबसे बड़ी वर्षा जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेखा भी कहा जाता है। कितने सेंटीमीटर हम कह सकते हैं, 50 सेंटीमीटर। ये भारत के संदर्भ की बात भी इसके संदर्भ में रहती है। अगली और बात की जाए इसकी विशेषता की तो क्या विशेषता रहती है, देखो तीसरी अगर विशेषता की बात करूं तो इसकी विशेषता एक और रहती है। वो क्या रहती है, वो राजस्थान के संदर्भ में रहती है। वो क्या विशेषता रहती है राजस्थान के संदर्भ में, कि अरावली से उद्गम होने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है, वो लंबी दूरी तय करती है तथा अरब सागर में गिराने वाली नदियां क्या है, कम दूरी तय करती है। इसका अर्थ क्या निकला, देखो
क्या कहा मैंने कि अरब सागर में सॉरी इस अरावली से जो नदियां निकलती है वो क्या है, इस दिशा से नदियां निकलेगी, वो कहां पर जाके गिरेगी, पूरी पूरी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरेगी। और इसके कहां से हम कहते हैं पश्चिम दिशा से निकलेगी, वो सारी की सारी कहां पर जाके गिरेगी, अरब सागर में गिरेगी। तो अरब सागर की इस अरावली से दूरी क्या है, कम है, और बंगाल की खाड़ी की इससे दूरी क्या अधिक है। इसका अर्थ क्या निकला कि बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरेगी वो लंबी दूरी तय करेगी, लंबी दूरी के साथ साथ वो मंद गति से भी बहेगी, और जो क्या करेगी अरब सागर में जाके गिरेगी वो क्या करेगी, वो बहेगी अपने तीव्र गति से, तीव्र गति के साथ साथ इसकी दूरी भी क्या होगी, कम होगी। अगली बात करते हैं चौथे पर। चौथे पर के बाद चलती है तो वो क्या चलती है, चौथी विशेषता इसकी ये चलती है कि आपको पता है कि यहां से नदियां निकलती है, इसका अर्थ यह है कि यहां पर क्या है, वनस्पति भी काफी मात्रा में पाई जाती है। तो कहने का अर्थ क्या हुआ, राजस्थान के संदर्भ में देखी जाए तो इसकी एक विशेषता बनती है, वो क्या बनती है, राजस्थान का सर्वाधिक, राजस्थान का सर्वाधिक वनस्पति संपदा वाला भौतिक प्रदेश भी है। राजस्थान का सर्वाधिक वनस्पति संपदा वाला, सर्वाधिक वनस्पति पाई जाती है, वो कौन से भौतिक प्रदेश में पाई जाती है, आप ये कह सकते हो मध्य या फिर अरावली के अंदर भी पाई जाती है। और बात की जाए तो आदिवासियों की शरण स्थली भी इसी अरावली को कहते हैं, आदिवासी लोग सर्वाधिक यहीं पर पाए जाते हैं। इसके बाद में और बात की जाए तो क्या रहती है इसके अंदर, चौथी जो बात रहती है, पांचवी जो बात रहती है वो रहती है कि इस, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे राजस्थान के संदर्भ में लिखो, ऐसे लिखो क्या, राजस्थान का सर्वाधिक खनिज संपदा वाला भौतिक प्रदेश कहा, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक खनिज है वो कहां से निकलते हैं, अरावली से। अगर कौन से खनिज, तो आप कह सकते हो धात्विक खनिज। कौन से, धात्विक खनिज। धात्विक खनिजों की शरण स्थली या फिर धात्विक खनिजों की सर्वाधिक संपदा कहां पर है, तो अपने अरावली पर्वतमाला या फिर मध्य अरावली पर्वतमाला पाई जाती है। इसके बाद में बात करते हैं हम, ये थी आपकी इस अरावली के संदर्भ में कुछ छोटी मोटी विशेषताएं। अब बात करते हैं इस अरावली को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है या नहीं। तो देखो इसका आप स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट तो मैं कहता हूं लेकिन इसका इस बोर्ड पे ज़्यादा आप साहित्य साफ नहीं आता होगा, तो आप क्या कर लिया, साथ साथ नोट कर लिया करो, ठीक है। देखो चलो बात करते हैं इसके बाद में क्या, अब बातें रहेंगी वो सारी से राजस्थान के संदर्भ में ही रहेंगी। किसके संदर्भ में रहेंगी, राजस्थान के संदर्भ में ही रहेंगी। बात करते हैं कि इस अरावली को क्या गुरुजी, अरावली को ऊंचाई के आधार पर, इसको अरावली को ऊंचाई के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, अरावली को ऊंचाई के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया गया। कौन सी, सबसे पहले आपको दिखाई दे रही है ये दक्षिणी अरावली होगी, वो उत्तरी अरावली। कहने का ये कौन सी अरावली होगी, उत्तरी अरावली। इसके बाद में ये होगी आपकी मध्य अरावली, और लास्ट में कौन सी होगी आपकी, दक्षिणी अरावली। कहने का अर्थ अरावली के तीन भाग बनाएंगे। पहला भाग बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, उत्तरी अरावली। दूसरे भाग की चर्चा की जाए वो रहता है मध्य अरावली। तीसरे भाग की अगर चर्चा की जाए वो रहता है दक्षिणी अरावली। क्या रहता है, दक्षिणी अरावली।
बात करते हैं इससे पहले कि इसको ऊंचाई के आधार पर बताया गया है, तो गुरुजी इस अरावली की कुल ऊंचाई कितनी है? तो बात रहती है अरावली की औसतन ऊंचाई की। किसकी बात रहती है? औसतन ऊंचाई। इस अरावली की औसतन ऊंचाई है वो 930 मीटर है। अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर। इसके अंदर से जो आपकी उत्तरी अरावली है, इस उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई रहती है वो कितनी रहती है? उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई है वो है कितनी? 450 मीटर। कितनी है? 450 मीटर। और अगर मैं मध्य अरावली की बात की जाऊं तो मध्य अरावली की औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 700 मीटर। कितनी है? 700 मीटर। और मैं दक्षिणी अरावली की बात करूं, दक्षिणी अरावली की ऊंचाई रहती है वो कितनी रहती है? 1000 मीटर। कितनी रहती है? 1000 मीटर। इसका अर्थ आपके सामने ये निकल रहा है कि सर ऊंचाई के आधार पर सर्वाधिक ऊंचाई किस अरावली की है? दक्षिणी अरावली की। न्यूनतम या फिर सबसे कम ऊंचाई है वो किस अरावली की रहती है? वो रहती है आपकी उत्तरी अरावली की। उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? 450। मध्य की कितनी है? 700 मीटर। और दक्षिणी कितनी है? 1000 मीटर। बात रहती है गुरुजी ये अरावली, उत्तरी अरावली कौन से राज्य के अंदर कौन से जिले के इसका विस्तार रहता है? दक्षिणी अरावली का विस्तार कौन से जिले में रहता है? इसके संदर्भ में देखें तो उत्तरी अरावली मुख्यतः 3 ही जिलों में फैली हुई है। कितने जिलों में? 3 जिलों में। कौन कौन सा? पहला आता है आपका कौन सा? अलवर। कौन सा रहता है? अलवर। अलवर के बाद में अगर दूसरी बात की जाए वो रहता है आपका झुंझुनू। कौन सा? झुंझुनू। और तीसरी अगर बात की जाए तो वो रहता है आपका जयपुर। इन 3 जिलों में क्या रहता है? उत्तरी अरावली का विस्तार रहता है। अगर मैं मध्य अरावली की विस्तार की बात करूं, मध्य अरावली केवल एक ही जिले में फैली हुई है। वो कौन से जिले में? अजमेर जिले में। कौन से जिले में फैली हुई है? अजमेर जिले के अंदर फैली हुई है। दक्षिणी अरावली के अगर विस्तार की बात करूं तो ये कौन से जिले में फैली है? पहला फैली हुई है राजसमंद। कौन से जिले में? राजसमंद। दूसरी अगर मैं बात करूं तो कौन सा रहता है? पाली। तीसरी अगर बात करूं तो कौन सी रहती है? उदयपुर। चौथी अगर बात करूं तो कौन सी रहती है? सिरोही। देखो मुख्यतः अरावली का इन्हीं जिलों में विस्तार रहता है। बाकी अगर बात करें तो आप जैसे ये भी कह सकते हो इसका डूंगरपुर के अंदर विस्तार भी है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ के भी इसका विस्तार रहता है, भीलवाड़ा के अंदर भी इसका विस्तार रहता है। लेकिन वो अलग बात है। मुख्यतः बात की जाए तो ये दक्षिणी अरावली के जिले, ये मध्य अरावली का जिला है, ये कौन सा है? उत्तरी अरावली के जिले। अगर बात की जाए क्या गुरुजी कि इसके संदर्भ में कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, इनके संदर्भ में बात की जाए तो बात रहती है क्या? यहां पर उत्तरी अरावली की एक सबसे ऊंची चोटी है, इसका जिले का मैंने नाम तो नहीं बताया आपको। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, चोटी का नाम है रघुनाथगढ़। चोटी का नाम क्या है? रघुनाथगढ़। किसके? उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। चोटी की ऊंचाई कितनी है? चोटी की ऊंचाई है 1000 कितने मीटर? 55 मीटर। कितनी है? 1055 मीटर, जो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। किस जिले के अंदर है? जिले के संदर्भ में बात की जाए तो जिला है सीकर। कौन सा? सीकर जिले में सबसे बड़ी ऊंची चोटी है जिसका नाम है रघुनाथगढ़, और वो उत्तरी अरावली की क्या रहती है? सबसे ऊंची चोटी रहती है। इसके बाद की बात की जाए क्या गुरुजी? मध्य अरावली की। मध्य अरावली की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए, जिला तो आपको दिख रहा है एक ही रहेगा, अजमेर, क्योंकि इसका विस्तार ही कौन से जिले में? अजमेर जिले के अंदर ही है। ठीक। इस अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है, चोटी का नाम है टोडगढ़। चोटी का नाम क्या है? टोडगढ़। जिसकी ऊंचाई कितनी रहती है? तो इसकी ऊंचाई के संदर्भ में बात की जाए तो कहते हैं इसकी ऊंचाई 923.78 मीटर है। कितनी है? 923.78 मीटर, जो कौन से जिले के अंदर है? जिले की बात की जाए तो अजमेर जिले के। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? टोडगढ़। कौन से जिले में? अजमेर जिले में। ऊंचाई कितनी है? 923.78 मीटर। अगर उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो कौन सी बताओगे? रघुनाथगढ़। कौन से जिले में? सीकर जिले में। ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर। दक्षिणी अरावली की अगर बात की जाए तो दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिणी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी? दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, उसे हम क्या कहते हैं? गुरु शिखर। क्या कहते हैं? गुरु शिखर।
इस गुरु शिखर की अगर ऊंचाई की बात की जाए तो कितनी है? 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर। यह कौन से जिले में? जिले का नाम है सिरोही। कौन सा जिला? सिरोही जिले की माउंट आबू तहसील के अंदर ये स्थित है। कहने का अर्थ गुरु शिखर दक्षिणी अरावली की नहीं, पूरे राजस्थान की ही सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितने? 1722। गुरुजी हमने इस चोटी की ऊंचाई एक और देखी है, कितनी? 1727 मीटर। देखो अगर चोटी की बात की जाए, चोटी की सबसे ऊंची ऊंचाई है वो तो रियल में 1722 मीटर है, लेकिन इसके ऊपर क्या रहता है? इसके ऊपर दंताश्रय ऋषि का एक क्या बनी हुई है? कुटिया बनी हुई है। क्या बनी है? दंताश्रय ऋषि क्या बनी हुई है? कुटिया बनी हुई है। उस दंताश्रय ऋषि कुटिया की जो ऊंचाई है वो है कितने मीटर? 5 मीटर। कितने मीटर है? 5 मीटर। 1722 प्लस 5 जोड़ते हैं तो कितनी होती है? 27 मीटर। कहने का तो उस कुटिया से लेकर अगर ऊंचाई मापी जाए तो 27 है, लेकिन रियल में जो चोटी की ऊंचाई है वो हकीकत में कितनी है? 1722 मीटर है। आपको ऑप्शन में एक ही मिलेगी, दोनों नहीं मिलेंगे कभी भी नहीं होता। अगर दोनों आते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन 90% क्या होते हैं? रिजेक्ट ही आपको बोनस के रूप में दिए जाएंगे। लेकिन इसकी आपको ऊंचाई 22, हाँ एक मिल सकता है, 27 मिल सकता है या फिर 22 मिल सकता है। कहने का अर्थ क्या है कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी किस अरावली के अंदर स्थित है? दक्षिणी अरावली। किस अरावली में? दक्षिणी अरावली में। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? टोडगढ़। क्लियर बात? ठीक है। इसके बाद की ये पहले आप इसका स्क्रीनशॉट दो, फिर मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। क्या बात करते हैं कि उत्तरी अरावली से, किसकी बात करते हैं? उत्तरी अरावली। क्या सर उत्तरी अरावली के संदर्भ में यहाँ पर कोई पहाड़ियां हैं क्या? उन पहाड़ियों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि हम राजस्थान के संदर्भ में पढ़ लें, भारत के संदर्भ में पढ़ें, थोड़ा कम पहाड़ियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में चर्चा की जाए तो कौन कौन सी ऐसी पहाड़ियां हैं जो उत्तरी अरावली के अंदर स्थित है? पहली एक पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम है हर्ष। कौन सी पहाड़ी है? हर्ष। हर्ष के बाद में एक दूसरी पहाड़ी की बात की जाए, एक पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम है मालखेत। कौन सी पहाड़ी है? मालखेत। मालखेत और हर्ष दोनों की दोनों पहाड़ियां हैं गुरुजी, कौन से जिले के अंदर? सीकर के अंदर। जो किस अरावली का भाग है? भाग रहता है उत्तरी अरावली का। उत्तरी अरावली के अंदर एक हर्ष की पहाड़ी है और मालखेत, दोनों की दोनों पहाड़ियां कहां है? सीकर के। दूसरे अगर पहाड़ी की बात की जाए तो पहाड़ी रहती है शेखावाटी। कौन सी पहाड़ी? शेखावाटी। शेखावाटी की पहाड़ियां कहां पाई जाती है? झुंझुनू में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? झुंझुनू। तीसरी अगर पहाड़ी की बात करें, बात आती है बेराट की पहाड़ियां। कौन सी? बेराट की पहाड़ियां। बेराट की पहाड़ियां रहती है कौन सी? जयपुर के अंदर। तो कहने का अर्थ उत्तरी अरावली की कौन कौन सी पहाड़ियां बताई मैंने? पहले हर्ष की पहाड़ी बताई, इसके बाद में मालखेत की पहाड़ी बताई। हर्ष और मालखेत दोनों के दोनों कौन से जिले के अंदर है? सीकर में। और शेखावाटी की पहाड़ियां का है? झुंझुनू के अंदर। और उसके बाद मैंने क्या बताई? बेराट की पहाड़ियां। बेराट की पहाड़ियां भी कहां है? जयपुर के अंदर। इसके अलावा अरावली से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? देखो उत्तरी अरावली की बातें रहती है, उत्तरी अरावली की ऊंचाई कम है और ऊंचाई कम होने के कारण इस अरावली के अंदर किसी प्रकार के दर्रे नहीं पाए जाते। दर्रों के संदर्भ में यहाँ से उत्तरी अरावली से कोई क्वेश्चन नहीं बने। दर्रे ज्यादातर बनेंगे वो सराय से दक्षिणी अरावली से ही पूछे जाएंगे, क्योंकि दक्षिणी अरावली की ऊंचाई अधिक है और यहाँ पर भी क्या है? सर्वाधिक दर्रे पाए जाते हैं। लेकिन यहां पर एक पठार पाया जाता है। क्या पठार की बात की जाए तो यहां पर एक पठार है, पठार का नाम है कोतवार। कोतवार या इसे पोतवार भी कहते हैं। कोतवार और पोतवार का पठार है गुरुजी कहां पर? वो रहता है आपके जयपुर प्लस अलवर। इन दोनों जिलों के अंदर फैले पठार को क्या कहा जाता है? कोतवार या फिर पोतवार का पठार भी कहा जाता है, या फिर आप एक बेराट का पठार के नाम से भी जान सकते हैं, जो जयपुर के अंदर है। इसके बाद में बात करते हैं मध्य अरावली की। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ले लो, मैं पानी पी लेता हूं उतने में, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो आगे की ओर बढ़ते हैं। कौन से अरावली की बातें करते हैं हम? दक्षिणी अरावली की। दक्षिणी अरावली से देखा जाए तो दक्षिणी अरावली के अंदर कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? देखो
दक्षिणी अरावली। दक्षिण थोड़ी, मध्य अरावली पढ़ रहे हैं, दक्षिण तो बाद में पढ़ेंगे, पहले मध्य अरावली की चर्चा करते हैं। किसकी? मध्य अरावली की। मध्य अरावली, मध्य अरावली की अगर पहाड़ियों की बात की जाए तो यहां पर कौन कौन सी पहाड़ियां रहती है? यहां पर मुख्यतः दो पहाड़ी है। एक पहाड़ी का नाम तो है नाग पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम है तारागढ़। कौन सी पहाड़ी रहती है? एक का पहाड़ी का नाम है नाग पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी का नाम रहता है तारागढ़ पहाड़ी। ये नाग और तारागढ़ दोनों की दोनों पहाड़ियां कहां पर पाई जाती है? अजमेर जिले में। कौन से जिले में रहती है? अजमेर जिले में। इस पहाड़ी की अगर एक विशेषता की बात की जाए तो ये दो पहाड़ियां वो क्या करती है? अपने पूरे अरावली पर्वतमाला को जोड़ने का काम करती है। क्या करती है? जोड़ने का काम करती है। इस वजह से इन पहाड़ियों को राजस्थान का क्या कहा जाता है? आप राजस्थान का कहो या फिर अरावली, राजस्थान या फिर अरावली का जिब्राल्ट, जिब्राल्ट कहा जाता है। जिब्राल्ट क्या है? जिब्राल्ट रिले के अंदर देखा जाए तो ये क्या है? जोड़ने वाला काम है। कहने का अर्थ एक एक संधि है जो दो अलग अलग क्या है स्थानों को जोड़ने का और अलग करने का काम करती है। इस वजह से इसे ये भी क्या कर दिए? अरावली को दो अलग अलग भागों में क्या करती है? बांटने में और जोड़ने का काम करती है। इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान का जिब्राल्ट या फिर राजस्थान अरावली का जिब्राल्ट भी कहा जाता है। इसके बाद में अगर बात की जाए और क्या, तो इस अजमेर के अंदर एक झील है, झील का नाम है पुष्कर। क्या नाम है? पुष्कर झील। ये पुष्कर झील है वो अरावली का निम्नतम स्थान है। कहने का जो सबसे नीचे स्थान है वो क्योंकि इस अरावली के ऊपर स्थित है। अरावली पर कौन सी झील स्थित है? पुष्कर। और पुष्कर झील है ये अरावली का निम्नतम स्थान है। क्या है? अरावली का निम्नतम स्थान। कौन सा स्थान है? अरावली का निम्नतम स्थान कौन सा है? वो है आपका पुष्कर झील। इसी नाग पहाड़ी से लूणी नदी निकलती है। और राजस्थान के जब हम हिस्ट्री की बातें करेंगे तो अरुणराज की बातें करेंगे, उसमें इस तारागढ़ और नाग पहाड़ियों की कुछ बातें भी करेंगे। कौन सी करेंगे? तारागढ़। और अब देखते हैं दक्षिणी अरावली की कुछ पहाड़ियां। देखो मध्य अरावली की क्या है, हमने पहाड़ियों की बातें की, पहाड़ियों के बाद मध्य अरावली की कुछ क्या दर्रे। उत्तरी अरावली की तो कुछ दर्रे है नहीं, लेकिन मध्य अरावली की बहुत सारे दर्रे हैं। दर्रों की बात की जाए तो पहला आपके सामने जो दर्रा है उस दर्रे का नाम क्या है? पहले दर्रे का नाम है कचबारी दर्रा। कचबारी दर्रा का है अजमेर या फिर मध्य अरावली का भाग है। दूसरा दर्रा रहता है वो कौन सा? उदबारी दर्रा। ये कचबारी नाल या फिर उदबारी, इसको नाल ही कहा जाता है। ये दोनों दर्रे भी कहाँ है? मध्य अरावली के। तीसरे दर्रे की बात की जाए परवरेरिया का दर्रा। चौथी दर्रे की बात की जाए शिवपुरा का दर्रा। ये भी दर्रे कहां पर है? ये दर्रे अपने रहते हैं मध्य अरावली के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं एक देबारी का दर्रा। ये देबारी का दर्रा ये भी कौन से है? ये भी मध्य अरावली का भाग है। ये मध्य अरावली की पहाड़ियों के बाद में किसकी चर्चा रहती है? ये दर्रों की चर्चा रहती है। इसके बाद में बात करते हैं दक्षिणी अरावली की। किसकी बात करते हैं? दक्षिणी अरावली की। तो दक्षिणी अरावली के अंदर कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? सबसे पहले हम पहाड़ियों की चर्चा करते हैं। पहाड़ियों की चर्चा की जाए तो राजसमंद के अंदर कुछ पहाड़ियां हैं जिन पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? खमनोर की पहाड़ियां या फिर बिजरावली की पहाड़ियां। खमनोर और बिजरावली की पहाड़ियां कौन सी अरावली का भाग है? दक्षिणी अरावली का भाग है। कौन सी अरावली का? दक्षिणी। कौन से जिले के अंदर है? जिले की चर्चा की जाए तो कौन सा है? राजसमंद के अंदर। इसके बाद में दूसरा जो जिला आता है, जिले का नाम क्या है? सिरोही। ये भी कौन से? दक्षिणी अरावली का जिला है। इनके अंदर दो पहाड़ियां पाई जाती है। एक पहाड़ी का नाम है भाकर की पहाड़ियां, दूसरी पहाड़ी है कटक की पहाड़ियां। भाकर और कटक की पहाड़ियां भी किसका भाग है? दक्षिणी अरावली का भाग है। कौन से जिले के अंदर पाई जाती है? सिरोही जिले के अंदर पाई जाती है। इसके बाद में और बात की जाए तो पाली जिले के अंदर क्या है? कुछ पहाड़ियां पाई जाती है जिन्हें नानी की पहाड़ियां या फिर शिरडी की पहाड़ियां भी कहा जाता है। ये पहाड़ियां भी किसका भाग रहती है? ये पहाड़ियां दक्षिणी अरावली का भाग रहती है। तो मैंने क्या कहा कि दक्षिणी अरावली के अंदर मुख्यतः 3 जिलों में, एक राजसमंद, सिरोही और पाली, 3 जिलों में पहाड़ियां फैली हुई है। राजसमंद की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? खमनोर या फिर बिजरावली की पहाड़ियां। सिरोही की पहाड़ियों को भाकर या फिर कटक की पहाड़ियां कहा जाता है। और पाली की पहाड़ियों को शिरडी या फिर नानी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इसके संदर्भ में थोड़ी सी बात और बताऊं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अपने पास में जो पश्चिमी थारका मरुस्थल है उसके अंदर बाड़मेर और जैसलमेर और जोधपुर, इनके अंदर भी कुछ पहाड़ियां पाई जाती हैं। वो पहाड़ियां कौन कौन सी है? वो पहाड़ियों की बात की जाए तो जैसलमेर के अंदर कुछ पहाड़ियां पाई जाती है जिन्हें त्रिकुट या फिर गोरदरा की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। कहने का अर्थ गोरदरा और त्रिकुट की पहाड़ियां कौन से जिले में पाई जाती है? जैसलमेर जिले के अंदर पाई जाती है।
और अगर मैं बाड़मेर जिले की बात करूं तो बाड़मेर जिले के दो पहाड़ियां पाई जाती है, एक को कहते हैं सिवाना की पहाड़ियां और दूसरे को कहते हैं छप्पन की पहाड़ियां। छप्पन और सिवाना की पहाड़ियां कौन से जिले में पाई जाती है? बाड़मेर। ये अरावली या मध्य पर्वतीय प्रदेश का भाग नहीं, ये किसका भाग रहता है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का। छप्पन का मैदान में हो तो अपने कहा रहता है पूर्वी मैदानी प्रदेश या फिर माई के आसपास का मैदान है उसे छप्पन का मैदान कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बात आती है छप्पन की पहाड़ियां हैं वो कौन से रहती है? बाड़मेर जिले के अंदर रहती है। इसके बाद में अगर बात की जाए क्या गुरुजी कि जोधपुर के अंदर कुछ पहाड़ियां पाई जाती है, उन जोधपुर की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? सारण की पहाड़ियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सारण की पहाड़ियां। अब देखते हैं क्या सर दक्षिणी अरावली के कोई दर्रे हैं क्या? दक्षिणी अरावली के अगर दर्रों की बात की जाए, दक्षिणी अरावली के दर्रे रहते हैं। पहला जो एक दर्रा है, यहाँ पर ज्यादातर जो दर्रे पाए जाते हैं इन दर्रों को नाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाल। दक्षिणी अरावली या फिर आप राजस्थान के अंदर जितने भी दर्रे हैं उन दर्रों को 90% नाल के नाम से पुकारा जाता है। कैसे? पहले दर्रे की बात की जाए तो एक दर्रा है जिसका नाम है झीलवा की नाल। क्या कहा जाता है? झीलवा की नाल। दूसरा दर्रा है जिसका नाम क्या है? गोरम घाट। झीलवा, गोरम घाट और एक का नाम है खामली दार। ये तीनों के तीनों दर्रे किस जिले के अंदर पाई जाते हैं? वो पाई जाते हैं राजसमंद जिले। राजसमंद जिले के झीलवा की नाल, गोरम घाट और खामली दार ये तीनों के दर्रे क्या है? राजसमंद जिले में पाए जाते हैं। इसके बाद में बात की जाए तो पाली और राजसमंद दोनों के मध्य एक दर्रा है जिसका नाम क्या है? हाथी गुड्डा का दर्रा। और एक दर्रा है जो कौन से जिले के अंदर? उदयपुर जिले में पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फुलवारी की नाल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? फुलवारी के नाम से जाना जाता है। ये थे आपके दक्षिण अरावली के दर्रे। अब बातें करते हो किसकी करते हैं? पठारों की बातें कर देते हैं। किसकी बातें? पठार। देखो कुछ अपने दक्षिणी अरावली के जो पठार बचे हुए थे, मध्य अरावली के तो कोई पठार है नहीं और उत्तरी अरावली के पठारों की मैंने चर्चा कर ली। अब हम चर्चा करेंगे दक्षिणी अरावली के कुछ पठार है, उन पठारों की चर्चा की जाए तो एक अपने सिरोही जिले के अंदर पठार पाया जाता है, उस पठार को हम क्या कहते हैं? उड़िया का पठार, जो यहाँ पर पाया जाता है। कहाँ पर? पठार। इस प्रकार सबसे पहले मैं थोड़ी सी बात बताता हूँ क्या सर कि पठार किसे कहते हैं? क्या बात? पठार किसे कहते हैं? या फिर बात करें गुरुजी पर्वत किसे कहते हैं? या फिर बात करें पहाड़ियाँ किसे कहते हैं? या फिर बात करें किसकी? हम कह सकते हैं कि पर्वतमाला किसे कहते हैं? ये ऐसे क्वेश्चन जो कई बार अपने क्या है लगभग असामंजस्य वाले क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर हम क्या घूम जाते हैं। क्या सर बात करते हैं सबसे पहले क्या पहाड़ियाँ किसे कहते हैं? इन सब का निर्धारण किया जाता है समुद्र तल की ऊंचाई से। समुद्र तल की ऊंचाई के आधार पर सबसे पहले यह पता किया जाता है कि समुद्र तल से कितना, समुद्र तल से लगभग इनकी ऊंचाई मापी जाती है कि 801 मीटर समथिंग। समुद्र तल से कितने? 801 मीटर ऊंचा। और ऊपरी भाग है वो कैसा होना चाहिए? एक शंकु आकार में होना चाहिए, नुकीला होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पर्वत, सॉरी क्या कहते हैं? पहाड़ियां। प्लस इनके साथ क्या है? एक नहीं क्या है, कई श्रृंखलाओं के अगर अंदर बनी हो तो उसे पहाड़ियां कहा जाता है। और यह श्रृंखला अगर क्या है 100 से 200 किलोमीटर लंबी फैल जाती है तो 200 से अधिक कितनी भी हो सकती है, 1000, 2000, 1500 किलोमीटर समथिंग, उसे हम क्या कहते हैं? पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? पर्वतमाला। जिसकी ऊंचाई भी क्या लगभग 1001 मीटर मापी जाती है लास्ट तक। कितने? 1000 मीटर। 800 तक पहाड़ियां हैं, 800 से कितनी हो जाएगी? 1000 मीटर। तो क्या हो जाएगी? पर्वतमाला आ जाएगी। अगर सेम ही आकृति समुद्र तल से गुरुजी कितना, लगभग इनकी ऊंचाई मापी जाती है 1800 मीटर। कितनी? समुद्र तल से अगर 1800 मीटर ऊंचाई पर कोई फैला हुआ हो और ऊपर से कैसे शंकुनुमा आकृति बना हो, उसे क्या कहा जाता है? पर्वत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्वत। और अगर समुद्र तल से गुरुजी कितना 800 से कम, कहने का 600, 400 जितने भी मीटर ऊंचाई में स्थित हो, प्लस ऊपरी भाग कैसा हो, चबूतरे नुमा हो, उसे क्या कहा जाता है? पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पठार। तो इन्हीं पठारों की चर्चा की जाए तो सिरोही जिले के अंदर एक पठार है, पठार का नाम क्या है? पठार का नाम है उड़िया। क्या नाम है पठार का? उड़िया। ये उड़िया राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। क्या है? सिरोही जिले का जो सबसे ऊंचा पठार है उस पठार का नाम क्या है? उड़िया, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, जिसे हम क्या, जिसकी ऊंचाई कितनी है? जिसकी ऊंचाई है 1200 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 1200 मीटर। इसके बाद में बात की जाए तो उदयपुर में दो पठार है, एक का नाम है बुराट का पठार और एक का नाम क्या है? गौगुंदा का पठार। कौन सा पठार? ये दोनों ही, तीनों ही पठार जो बताइए किसके भाग थे? दक्षिणी अरावली के भाग थे। इसके बाद में बात करें तो एक अपने रहता है कुंभलगढ़ का पठार और एक रहता है लसाड़िया। ये दोनों के दोनों पठार भी कहाँ हैं? राजसमंद जिले में पाए जाते हैं।
इसके बाद की बात की जाए तो एक पठार है कौन सा, मेसा का पठार। मेसा का पठार भी कहाँ है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो ये था आपका आज मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश वाला जो भौतिक प्रदेश का टॉपिक था, ये आपका पूरा हो गया। आज के लिए इतना ही, अगली बात करेंगे हम अगले राजस्थान के भौतिक प्रदेश से करेंगे। धन्यवाद।